तो चलिए इसी के साथ करते हैं शुरुआत। इशिका, सबसे पहली जानकारी दिल्ली एनसीआर में सफर करने वाले लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर से जुड़ी है। जी हां, आने वाले समय में दिल्ली मेट्रो का दायरा और ज्यादा बढ़ने जा रहा है और ये दायरा जो बढ़ेगा वो हरियाणा की तरफ बढ़ेगा। ये खुशी की बात है। और रिठाला से कुंडली तक बनने वाला ये नया मेट्रो कॉरिडोर अब तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए, इस परियोजना के पूरा होने के बाद दिल्ली और हरियाणा के बीच यात्रा पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी, तेज हो जाएगी और आरामदायक सुविधाजनक हो जाएगी। खास तौर पर रोहिणी, बवाना, नरेला, कुंडली के लाखों यात्रियों को इसका सीधा सीधा फायदा मिलने वाला है। और करीब 26.5 किलोमीटर लंबाई कॉरिडोर होगा और इस रेड लाइन पर एक्सटेंशन में, रेड लाइन का एक्सटेंशन क्योंकि रिठाला से कुंडली तक होने वाला है अब, तो इस एक्सटेंशन में 21 नए मेट्रो स्टेशन जो हैं वो प्रस्तावित हैं और ये कॉरिडोर मौजूदा रिठाला मेट्रो स्टेशन से आगे बढ़ते हुए बाहरी दिल्ली को हरियाणा के कुंडली से जोड़ने वाला है। लंबे समय से इस परियोजना का इंतजार भी किया जा रहा था और अब इसे मंजूरी के बाद निर्माण प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। बिल्कुल बसंत, देखिए, खास बात तो ये यहाँ पर रहने वाली है ना कि जो लोग इंटरचेंज किया करते थे उनको लगभग 1 से 2 मेट्रो चेंज करनी पड़ती थी, तो वो अब उन लोगों को नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में टाइम भी बचेगा, जगह जगह जो रूट्स है वो बढ़ा दिए जाएंगे, तो ऐसे में बसंत उन लोगों को फायदा मिलने वाला है। और अब बात अगर करें तो परियोजना के पूरा होने से सड़क यातायात का दबाव कम हो जाएगा। यात्रा का जो समय वो घटेगा। दिल्ली एनसीआर में सार्वजनिक परिवहन को नई मजबूती मिलेगी। बिल्कुल बसंत, ऐसे मतलब मैंने कई लोगों को सुना है ना कि अगर वो दिल्ली से अगर रोहिणी से नोएडा की तरफ आते तो उनको काफी ज्यादा वक्त लग जाता है, लगभग 2 से 3 घंटे का वक्त तो मान के आप चलिए। और ऐसे में जब इंटरचेंज की जो व्यवस्था है वो खत्म कर दी जाएगी, जगह जगह रूट्स पर मेट्रो का जो निर्माण है उसको करने की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कितना ये असर लोगों के लिए आरामदायक रहने वाला है। देखिए, आप मेट्रो के इस विस्तार को दिल्ली मेट्रो के फेज 4 का अहम हिस्सा माना जा रहा है। इसके साथ ही बाहरी दिल्ली और सोनीपत क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार, शिक्षा, कारोबार तक पहुंच भी आसान होगी। और यानी कि आने वाले वर्षों में रिठाला से कुंडली तक मेट्रो सिर्फ एक नई लाइन नहीं होगी बल्कि दिल्ली और हरियाणा के बीच कनेक्टिविटी की एक नई लाइफलाइन बनने की उम्मीद है। और अभी फिलहाल जैसा कि इशिका ने कहा इंटरचेंज वाली बात, तो इंटरचेंज एक बड़ी समस्या तो रहती है भाई दिल्ली में। टाइम भी ज्यादा लगता है, टाइम आपको ज्यादा देना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग रहता है। और कई मेट्रो स्टेशंस तो ऐसे हैं जहां पर आपको कम से कम 10 मिनट तो वॉक इन एरिया में आपको चलना पड़ता है केवल, है ना, 8 से 10 मिनट का वॉक, उसके बाद आपको इंटरचेंज करना पड़ता है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर क्या है, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये मेट्रो का एक्सटेंशन है। रिठाला से अब कुंडली तक मेट्रो को एक्सटेंड किया जाएगा, तो यहाँ से अब कुंडली तक एक्सटेंड किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है लाखों यात्रियों को सुविधा ये मिलेगी कि वो कुंडली से अब मेट्रो ले सकते हैं और आ सकते हैं। दिल्ली मेट्रो को सीधा कुंडली से कनेक्ट किया जाएगा। बसंत, एक सबसे बड़ी राहत की बात तो ये है कि रोजगार इससे बढ़ेगा। एक्सटेंड जब मेट्रो होगी तो कहीं ना कहीं जो रूट एक्सटेंड होगा तो लोगों को रोजगार मिलने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो रोजगार तो आने वाले समय में बढ़ेगा ही, क्योंकि जहां दिल्ली मेट्रो होती है वहां रोजगार, और जाहिर सी बात है आने वाले समय में अगर एक्सटेंड ये देखने को मिलता है जिसकी मंजूरी, इसके बाद ये काम जो है वो तेजी के साथ चलेगा। और मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट था हरियाणा की नज़रों में अगर देखा जाए तो हरियाणा के लोगों को काफ़ी समय से इंतजार था कि सोनीपत की तरफ किस तरीके से एक्सटेंशन यहाँ पर मेट्रो का देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरुग्राम तक तो ऑलरेडी जो येलो लाइन है वो एक्सटेंडेड है, लेकिन यहाँ कुंडली की तरफ बहुत ज़्यादा इंतजार किया जा रहा था। हरियाणा सरकार की तरफ से भी प्रयास लगातार थे और अब ऐसे में अब मेट्रो का एक्सटेंशन अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि दिल्ली मेट्रो अब लगातार बढ़ती हुई जा रही है। फेज 4 लगातार गति पकड़ रहा है। शिका, बिल्कुल बसंत, गति तो पकड़ ही रहा है, इसके साथ ही लोगों के लिए जो सफर है सुविधाजनक रहने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि बसंत हम लगातार देख रहे हैं कि हालांकि हाल फिलहाल में हमने ये भी देखा कि जब मेट्रो नहीं थी बसंत तो लोग बस से ज्यादा सफर क्या करते थे। उस समय मुझे लगता है कि आपको याद नहीं होगा शिका, याद नहीं होगा आपको कि भाई जब मेट्रो नहीं थी, क्योंकि मेट्रो को अब 2 दशक हो चुके हैं और 2 दशक पहले आई वाज लाइक, मुझे ये पता नहीं था कि भाई मेट्रो की कितनी अहमियत है, कितनी नहीं। उस समय गलियों से बाहर नहीं निकलते थे और आप भी नहीं निकलते होगे जो अभी आप बोल रहे हो कि भाई बस से सफ़र करते थे। हाँ, आपको ये ज़रूर याद होगा कि बस से सफ़र करते थे। मेट्रो में तो सफ़र आपने किया होगा इशिका? अभी भी करती हूँ, है ना? तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है?
मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस है। एक तो बसंत सबसे अच्छी चीज ये है कि एसी की सुविधा मिल जाती है, और आजकल तो मेट्रो के अंदर देखते हैं ना जगह जगह खान पान का भी सामान है। एसी में आराम से खड़े होके बैठ के जाती है, मैं खड़ी क्यों ना, महिलाओं के लिए अलग कोच है। सबसे ज्यादा बेनिफिट वाली बात तो यही है। पीक आवर्स में जिस टाइम आप निकलते हो उस टाइम कोई कुछ नहीं, सब ऑलरेडी बुक्ड होता है भैया, सब पैक होती है। बिल्कुल बसंत, लेकिन हाँ अगर बंदा खड़ा भी है तो एसी की सुविधा उसको मिल रही है, ये एक अच्छी बात है। और जगह जगह आजकल हम देखते हैं इंटरचेंज करते हैं, तो जगह जगह हमें देखते हैं कि खान पान की जो व्यवस्था है वो देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को अब अगर लोग बस से सफर कर रहे होते बसंत, तो लोगों को ये माइंड में रहता है कि भाई हमें भूख लग रही है, हम खाए तो कहाँ खाए। लेकिन मेट्रो में ये लोगों को सोचना नहीं पड़ता है बसंत, इंटरचेंज के लिए जहाँ उतरेंगे वहीं से अपना खान पान का सामान ले लेंगे। तो इंटरचेंज मतलब सुविधा है या फिर टाइम कंज्यूम? नहीं, सुविधा भी है, टाइम कंज्यूम भी इसको बोल सकते हैं। राजीव चौक की अगर हम बात कर ले बसंत, राजीव चौक में एक से एक बढ़ के आउटलेट आपको मिल जाएंगे। आप चाहे बर्गर किंग की बात कर लो, कोस्टा कॉफी की बात कर लो, हर चीज आपको राजीव चौक में देखने को मिल जाएगी। लेकिन हाँ, इंटरचेंज करते वक्त थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन ये टाइम बेनिफिशियल है बसंत। ये तो बात आप सही कह रहे हैं। राजीव चौक पर जब इशिका जाती हैं तो देखने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, और केवल ये देखती हैं, खाने के लिए भी बहुत होती है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ये तो बात रही कि भाई मेट्रो को एक्सटेंड किया जा रहा है, रेड लाइन को टुवर्ड्स कुंडली। अब ऐसे में बात अगर करें तो आज की सबसे अहम जानकारी ये है कि भाई मौसम अब पूरे तरीके से चेंज हो चुका है। अभी तक जो वो चल रहा था ना लुका छुपी का खेल, हाइड एंड सीक वाला खेल, अब वो हो सकता है कि खत्म हो जाए इस हफ्ते में, मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान लगाया गया। अब मौसम इन दिनों बिल्कुल अब ऐसे दोस्त की तरह हो चुका है जिसका मूड का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि कब हंस पड़े, कब बरस पड़े और कब धूप दिखाकर फिर से गायब हो जाए। पिछले कुछ दिनों से जो ये लगातार देख रहा था, कोई भरोसा नहीं है। सुबह घर से निकलते वक्त लोग मौसम ऐप से ज्यादा आसमान का चेहरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। मौसम ऐप बताता है बारिश होगी, आसमान में भी बादल छाए रहते हैं, उसके बाद छाता लेकर निकलते हैं, लेकिन वो छाता बारिश से नहीं, वो धूप से बचा रहा होता है आपको कुछ घंटों बाद। अब अभी फिलहाल आज भी बारिश का पूर्वानुमान है शिका। बिल्कुल बसंत, और अभी भी बाहर वेदर काफी अच्छा बना हुआ है। देखिए, किसी ने छाता उठाया तो किसी ने रेनकोट पहना, और जो बिना तैयारी के निकले उन्हें बादलों ने बीच रास्ते ही सरप्राइज दे दिया। बारिश हो गई, बीच रास्ते तो सरप्राइज मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वेदर मानसून एक्टिव है बसंत। पता नहीं चलता है कि भाई कब बारिश आ रही है, कब धूप निकल रही है, कब मौसम सुहावना है, अगले पल क्या कुछ हो जाए। बिल्कुल। और साथ ही साथ अब समय दिल्ली आसपास के इलाकों में, नोएडा की बात कर लें तो मौसम यहाँ भी पूरे तरीके से सुहाना है। और साथ ही अब इशू का जानकारी भी इस बुलेटिन के बाद देने वाली है, मौसम को लेकर लाइव अपडेट्स आखिर क्या है। और साथ ही साथ खुशनुमा बना हुआ मौसम। कुल मिलाकर बात यह है कि आप अब चाय पकौड़े के साथ जो है वो चैन की सांस ले सकते हैं। बस कंडीशन ये हो कि जब आप घर से बाहर निकले तो आपका पहला पैर पानी में ना जाए। बिल्कुल, जल भराव। हाँ, जल भराव नहीं होना चाहिए, वरना जो बारिश का सुकून होता है ना वो थोड़ा फीका पड़ जाता है शिका। बिल्कुल बसंत, देखिए दिल्ली की बारिश का एक पुराना नियम है ये, भाई जहाँ राहत है तो वही आफत भी है। कई इलाकों में जलभराव हो जाता है, सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलती है, और ऑफिस से जाने वाले कर्मचारी हो गए, स्कूल के जो बच्चे हो गए, कॉलेज के जो छात्र हो गए, छात्राएं हो गई, रोजाना उनको सफर करने में काफी ज्यादा परेशानी होती है। क्योंकि बसंत, जहाँ जलभराव होता है, छिटपुट बारिश होती है, वहाँ ट्रैफिक काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन गाड़ियों के ब्रेक जरूर कहीं ना कहीं यहाँ पर लगते हुए नजर आते हैं, यानी कि जो रफ्तार है गाड़ियों की बसंत वो धीमी पड़ती हुई नजर आती है। बिल्कुल। और राजधानी दिल्ली में ये जो हैं वो आफ्टर इफेक्ट रहते हैं, और ड्रॉबैक्स थोड़े रेन के रहते हैं कि भाई जाम की कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ट्रैफिक जाम तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी समस्या दिल्ली में बनी रहती है, जिसे लेकर सरकार समय समय पर कदम उठा रही है। लेकिन जल भराव जब हो तो जाहिर सी बात है ये अपने नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है, और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बहुत ज़्यादा कि जाम की कंडीशन इतनी हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं। 40 एक घंटा जो है वो जाम में खड़े रहते हैं लोग। और मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में आज भी बारिश का येलो अलर्ट है। अगले कई दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की बौछारें जो है वो आपको देखने को मिलती रहेंगी। ऐसे में अगर आप दिल्ली की सड़कों पर निकलने वाले हैं तो छाता, रेनकोट और थोड़ा अतिरिक्त समय तीनों ही एक साथ लेकर चले तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि दिल्ली की बारिश में कब मौसम बरस पड़े, कब ट्रैफिक आपकी परीक्षा लेने लगे, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। क्योंकि बस देखिए अभी भी मौसम सुहावना बना हुआ है, लेकिन हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि मौसम तो सुहावना बना रहता है लेकिन उसके बाद धूप आ जाती है। लोग अनुमान जता रहे होते हैं कि भाई बारिश आएगी, हम रेनकोट लेके चलते हैं, छाता अपने साथ कैरी करके चलते हैं, लेकिन ना बारिश होती है ना आपका रेनकोट काम आता है, क्योंकि उस वक्त वहां धूप आ जाती है। हालांकि मौसम खुशनुमा बना हुआ है बसंत, और ये मौसम को देख के लग रहा है कि हाँ बारिश होगी, और मैं भी ऐसे ही चाह रही हूँ कि बारिश हो जाए, क्योंकि काफी ज्यादा गर्मी हो रही है हाल फिलहाल में। मतलब आप लोग बाहर खड़े होते हैं सड़क पर बसंत, हम चल रहे हैं फिर नॉर्मली बाहर खड़े हैं,
इतना ह्यूमिडिटी वाला मौसमी वेदर हो चुका है ना बसंत, मतलब स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। अब ऐसे में बारिश है और तबीयत का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इशिका, है कि नहीं। भले ही इशिका रखे ना रखे, क्योंकि 2 दिन से इशिका को भी जुकाम है, वो लगातार हम देख ही रहे हैं। और साथ ही क्योंकि बारिश के मौसम में अपनी तबीयत का ख्याल बहुत ज़्यादा रखें, क्योंकि अब इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये तमाम जो दिक्कतें हैं ना वो इस सीजन में बहुत ज़्यादा उठती हैं। अब बारिश नुमा मौसम है, आप सुकून तो बारिश से ले रहे हैं, गर्मी से राहत तो पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब बीमारियां भी बढ़ती हैं। बुखार, वायरल फीवर, खांसी, जुकाम, सरदर्द, पेट दर्द, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक साथ हल्ला बोल देती हैं। तो इसलिए आप अपना ख्याल भी रखें। आज भी जो बारिश है वो इसी तरीके से देखने को मिलेगी। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है शिका कि भाई बारिश में आप भीग गए हो, आपने सोचा नहीं था घर से निकलने से पहले कि बारिश हो जाएगी, उसके बाद आप भीगे हो? नहीं बसंत, ऐसा तो कुछ रहा नहीं, क्योंकि मुझे बारिश में भीगना पसंद है। और मैंने अक्सर ही देखा है कि जब मैं ऑफिस में होती हूँ या फिर घर के अंदर होती हूँ तब बारिश बाहर हो रही होती है, तो मतलब भीगने का ऐसा चांस मिलता नहीं है ज़्यादा। लेकिन कभी कभी छिटपुट बारिश हो जाती है, मतलब जिसका कभी प्लान नहीं करा होता, सोचा नहीं होता, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बारिश में भीग जाती हूँ, उसके बाद जुकाम हो जाता है फिर, जो हो रखा है। ये तो रही मौसम की अपडेट जो हमने आपको दी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली खबर के बारे में। बात करते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अब 15 अगस्त से देश में पहली बार अब वेरिएबल स्पीड लिमिट यानी कि VSL सिस्टम लागू किया जाएगा। तो देखिए, शुरुआत में ये व्यवस्था अक्षरधाम से सराय काले खां के बीच पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई। इस नई व्यवस्था का मकसद ट्रैफिक जाम कम करना है, वाहनों की आवाजाही को बेहतर बनाना है, सड़क हादसों में कमी लाना है। और अभी तक पूरे दिन एक ही स्पीड लिमिट लागू रहती थी, लेकिन अब सड़क पर ट्रैफिक के हिसाब से अलग अलग समय पर स्पीड लिमिट बदलेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है यार कि अगर बाय चांस हम रोड पर चल रहे हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, अगर इस तरीके की टेक्नोलॉजी VSL सिस्टम यूज़ हो रहा है तो अगर ट्रैफिक है उसके हिसाब से अगर चालकों को ये सुविधा दी जा रही है कि आप जो है वो 80 की स्पीड में चल सकते हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है और थोड़ा बिजी कंडीशन है, तो वो खुद से एक डाउन साइड आके 1 स्टेप डाउन होके वो 60 अगर हो जाए तो ये तो अच्छी बात है। कुछ नियम कानून बसंत तय किए गए हैं कि मतलब इतने घंटे से लेकर इतने घंटे के बीच आपको ये स्पीड रखनी है, तो वो भी अपने दर्शकों को बताएंगे। हाँ बिल्कुल, बताइए। बिल्कुल, देखिए IIT रुड़की और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने ट्रैफिक का अध्ययन किया है, स्टडी की, और स्टडी करने के बाद यह योजना तैयार की है। इसके तहत कारों और भारी वाहनों के लिए अलग अलग वक्त पर अलग अलग स्पीड लिमिट तय की गई है। अब वो स्पीड क्या रहने वाली है ये मैं आपको जानकारी देती हूँ। रात 12 बजे से सुबह 7 बजे तक जो कारें हैं 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, और जो बाहरी वाहन है यानी कि जो हैवी वेट वाले वाहन है लाइक ट्रक वगैरह हो गया तो 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलने वाले हैं सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक, और जो कारें हैं 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इसके साथ ही देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारी वाहन चलेंगे, और उनकी जो टाइमिंग है शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक की बीच निर्धारित की गई है। जो कारें हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इसके साथ ही जो भारी वाहन है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे। यानी कि आप देखिए कि एक समय सीमा है, इस समय सीमा के अंदर जो वाहन है, अगर भारी वाहनों की बात करें, कार की बात करें, तो ये एक टाइम लिमिट सेट कर दी गई है कि आपको भाई इसी स्पीड के साथ और इस टाइम पर आपको यहाँ से निकलना होगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अक्षरधाम और साथ ही पांडवनगर फुटओवर ब्रिज पर डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड्स पे लगाए गए हैं, और इन बोर्ड्स पर अब समय के अनुसार लागू स्पीड लिमिट दिखाई देगी ताकि चालक आसानी से नियमों का पालन भी कर सकें। और इसके साथ ही एक्सप्रेसवे पर स्पीड डिटेक्शन कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। यदि कोई वाहन तय सीमा से अधिक रफ्तार में चलता हुआ दिखा तो उसका ऑनलाइन चालान उनके घर उनके पहुंचने से पहले ही पहुंच सकता है। फिलहाल ये व्यवस्था अब 3 महीने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू है। इशिका, बिल्कुल बसंत, ये आप देखें ना, अभी हम जिक्र कर ही रहे थे कि भाई ट्रैफिक लगता है तो दिल्ली की जो रेखा सरकार है तरह तरह की योजनाएं ला रही है ट्रैफिक को कम करने के लिए। उसी से जुड़ी ये पहल की हम बोल सकते हैं कि पहल की शुरुआत होने जा रही है। और देखिए इस दौरान ट्रैफिक हादसों, वाहन संचालन पर इसके असर का अध्ययन भी किया जाएगा। और बिल्कुल सही बात है ना बसंत, लोग हाई स्पीड में ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, उनको लगता है कि कोई भी देख नहीं रहा है, लेकिन हर जगह CCTV है। बसंत ने बिल्कुल ठीक बोला है। हाँ, तीसरी आंख बोलते हैं ना, मतलब CCTV हर जगह है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई देख नहीं रहा है तो आपकी गलतफहमी है। CCTV सारी निगरानी आप पर रख रहा है। आप पहुंचे ना पहुंचे, आपका जो चालान है आपके पहुंचने से पहले ही पहुंच जाएगा। बिल्कुल। और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बाकी हिस्सों के साथ साथ अब देश के अन्य प्रमुख एक्सप्रेसवे जो हैं वहाँ भी ये जो नियम है वो आने वाले समय में लागू किया जा सकता है, क्योंकि
मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि अगर समय के हिसाब से स्पीड लिमिट अगर तय हो, फॉर एग्जांपल अगर आप पीक आवर्स में देखते हैं, शाम के समय देखते हैं, जो स्पीड है वो 55 से 60, 50 से 60 के बीच में अगर होगी, और सुबह के समय क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को नहीं मिलता अर्ली मॉर्निंग में, उस समय जो स्पीड है वो एक्सटेंड होकर 65 तक अगर पहुँचे कि 65 तक आप चला सकते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिचुएशन को देखते हुए स्पीड जो है वो निर्धारित की गई है ट्रैफिक प्रशासन की तरफ से, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर ये सफल रहा तो देश के जो प्रमुख एक्सप्रेस वे हैं वहाँ भी ये देखने को मिल सकता है। आप क्या सोचते हैं इस पर? बिल्कुल बसंत, ज़रूर ये देखने को मिलेगा, और अब इसकी शुरुआत हालांकि दिल्ली से होने जा रही है। ट्रैफिक भी कहीं ना कहीं कम होगा, लोगों को राहत भी मिलेगी क्योंकि ट्रैफिक कम होगा। तो ऐसे में जो लोग एक जगह फंस जाते थे ना बस एक दो डेढ़ घंटे के लिए, तो लोगों को वो जो तस्वीर है वो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा दिमाग ना बसंत उसी वक्त खराब होता है कि भाई ट्रैफिक लगा है, एक टाइम है, एक टाइम मतलब एक समय सीमा है कि हमें कैसे कम होगा, मतलब वहां पहुंचना है। बस जब बाहर स्मूथली चलेंगे सड़क पर तो ट्रैफिक कहीं ना कहीं बसंत कम होगा, और जब स्पीड भी लिमिट में रहेगी तो एक्सीडेंट भी कहीं ना कहीं जो इतने सारे होते थे, बढ़ते थे, वो भी कम होंगे। तो मतलब सरकार, हम ये कह सकते हैं कि एक तीर से कई सारे निशाने सरकार साधने जा रही है। बिल्कुल सही बात है, एक तीर से कई निशाने। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण खबर, अब दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला पुलिसकर्मियों की सुविधा को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है। बिल्कुल बसंत, अदालत ने कहा है कि दिल्ली के हर पुलिस थाने में महिला पुलिसकर्मियों के लिए अलग और साफ शौचालय यानी कि टॉयलेट के साथ सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि राजधानी के सभी पुलिस थानों का सर्वे कराया जाए। जहां जहां महिला शौचालय या सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन की सुविधा नहीं है, वहां 6 हफ्ते के अंदर ये व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मात्र 6 हफ्ते के अंदर, मतलब असल ज्यादा वक्त भी नहीं दिया गया। हम कह सकते हैं कि भाई व्यवस्था पूरी मिलनी चाहिए महिलाओं को, चाहे वो थानों के अंदर हो या फिर थानों के बाहर हो, यानी कि बाहर पब्लिक प्लेसेस में क्यों ना हो। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है ना, क्योंकि आज के समय में जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो जो ये बुनियादी सुविधाएं हैं, जब आप पुलिस थानों में जाते हैं, आई होप कि आपको जाने की जरूरत ना पड़े, है ना, बिल्कुल, तो वहाँ पर महिलाओं के लिए, महिला पुलिसकर्मी जो है, महिला कर्मी हैं, तो उनके लिए सुविधा अगर हाईकोर्ट कह रहा है कि भाई ऐसा होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत स्वागत योग्य है। और अदालत ने ये भी कहा कि सर्वे पूरा होने के बाद दिल्ली पुलिस एक शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट भी दाखिल करे। इसमें बताया जाए कि किन किन थानों में सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध थी और जहां नहीं थी वहां पर आखिर कदम क्या उठाए गए, यानी कि पूरा ब्यौरा भी अब पुलिस को देना होगा इस मामले को लेकर। क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, पहले क्या कंडीशन थी, अभी क्या है, और कहाँ डेवलपमेंट नहीं थी वहां पर आपने आखिर क्या कदम उठाए। इस मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को अब होने जा रही है। वही 3 से 4 हफ्ते के बाद हाईकोर्ट एक बार फिर से निगरानी मारेगा कि आखिर डेवलपमेंट आखिर हुआ क्या है। बिल्कुल बसंत, मतलब ये जब ये सर्वे कंप्लीट हो जाएगा तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा ना उन महिलाओं के लिए जो पुलिस दफ्तर में नौकरी करती हैं, जो महिला पुलिसकर्मी हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना बसंत, जो शिफ्ट है वो लगातार बढ़ जाती है, कभी कभी जो शिफ्ट है 9-10 घंटे से होकर एक्सटेंड हो जाती है, तो ऐसे में महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी होती है। और ये जो सुविधा की बात कही जा रही है कोर्ट की तरफ से, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्वागत योग्य है, क्योंकि जिस तरह से आप अभी कह भी रहे थे कि महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार, देखिए एक तो हमारी अगर हम दिल्ली की मुख्यमंत्री की बात करें वो भी महिला है, जब से वो मतलब आई है तब से महिलाओं को तो बहुत बड़ी सौगातें मिल ही रही है। लेकिन कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही अच्छा आदेश दिया गया है कि भाई पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस को कि आप जाएं, देखिए, सर्वे कीजिए, कहाँ कहाँ क्या व्यवस्था है, किन किन थानों में व्यवस्था है, किन किन थानों में नहीं है। मतलब जहाँ व्यवस्था ये देखने को मिल रही है वो तो ठीक है, ऑल गुड है, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ भी ये व्यवस्था पहुँचनी चाहिए, यानी कि कॉमन टॉयलेट से छुटकारा। अब ऐसे में ये मामला जो है, आपको हम बता दें कि जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन नाम की एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिका में अब आरटीआई से मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा गया कि दिल्ली में कई पुलिस थानों में महिला पुलिसकर्मियों को आज भी साफ शौचालय और जो अन्य चीज़ें होती हैं उसके लिए ज़रूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। अब ऐसे में कई महिला कर्मियों को बिना इन बुनियादी सुविधाओं के लंबे समय तक ड्यूटी करनी पड़ती है। बहुत सारी दिक्कतें महिलाओं को होती हैं और मुझे लगता है कि ये
चलो अच्छी बात है कि दे रहा है दुरुस्त आए, पहले कंसीडर किया जाना चाहिए था। अभी भी अगर हाईकोर्ट की तरफ से अब इस पर ये बात कही गई है तो मुझे लगता है कि ये स्वागत योग्य। याचिका में कहा गया है कि अब जो टॉयलेट की व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। उसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से अब सीधे निर्देश दिए गए हैं कि महिला जो पुलिसकर्मी है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अलग से स्पेशल जो है वो टॉयलेट बनाया जाए, साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ इशिका अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल, और बात करेंगे SIR से जुड़ी जानकारी, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी। ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR, देखिए चुनाव आयोग ने मतदाताओं को बड़ी राहत दी है। तो राहत क्या है वो आपको मैं बताती। आयोग ने साफ कहा कि अगर किसी व्यक्ति का नाम वर्ष 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो सिर्फ इसी वजह से उसका नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। क्योंकि बसंत, जब लोग SIR का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सबसे पहले यही देख रहे हैं वेबसाइट पर जाकर कि 2002 में जो उन्होंने वोट दिया था क्या उनका नाम उस वक्त की वोटर लिस्ट में था या फिर नहीं था। लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है और कई लोग ऐसे वोट तो दिया है लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई 2026 में अब जो SIR की लिस्ट बनकर आएगी, फाइनल लिस्ट, उसमें हमारा नाम नहीं होगा। तो लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई आप परेशान ना होइए। अगर आपका नाम 2002 की मतदाता लिस्ट में नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आपका वोट नहीं कटेगा। चुनाव आयोग के अनुसार किसी मतदाता का नाम केवल 2 ही स्थितियों में हट सकता है, काटा जा सकता है। अगर वह 17 अगस्त तक एनुमरेशन फॉर्म जमा नहीं करते तो नाम हटेगा। अगर पिछली वोटर लिस्ट में नाम होगा भी, अगर आपने फॉर्म जमा नहीं किया then it will be removed। और जांच में वह मतदाता बनने के योग्य अगर नहीं पाया जाता है तो भी नाम जो है वो हट जाएगा। इसका मतलब ये है कि अभी बहुत सारा ये हमने मामला देखा भी SIR के दौरान राजधानी दिल्ली में हुआ ये कि किसी का पता बदल गया। जब उस पते पर फॉर्म देने के लिए BLO पहुंच रहे हैं, सत्यापन के लिए पहुंच रहे हैं, पता बदल चुका है तो उस इलाके के एरिया से जो वोटर लिस्ट है उसमें सुधार किया जा सकता है। तो आपका नाम उस कंडीशन में हट सकता है कि अगर आप अपने पहले पते पर नहीं रहते हो। अगर किसी व्यक्ति का नाम 2002 की सूची में नहीं मिलता है तो वह अपने माता पिता या फिर दादा दादी का विवरण दे सकता है। और इसी का जिक्र अभी इशिका ने भी किया था। और यदि उनके नाम भी सूची में अगर नहीं है तब भी वह उपलब्ध जानकारी के साथ अपना फॉर्म BLO को जमा कर दें, आपका नाम ऐड ऑन हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए ऐसे सभी फॉर्म की जांच होगी। संबंधित मतदाता का नाम 24 अगस्त को जारी होने वाली मसौदे यानी कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल रहेगा। इसके बाद 24 अगस्त से लेकर 23 सितंबर के बीच जरूरत पड़ने पर मतदाता को नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस मिलने पर उसे निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी कि ERO के सामने जरूरी दस्तावेज सबमिट करने होंगे और दस्तावेज सही पाए जाने पर उसका नाम 27 अक्टूबर को जो फाइनल लिस्ट आएगी, फाइनल वोटर लिस्ट आएगी, उसमें शामिल रहेगा। बिल्कुल, चुनाव आयोग की तरफ से ये भी बताया गया कि 2002 की वोटर लिस्ट में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप इसे देख भी सकते हैं और लोग अपना नाम यहाँ पर EPIC नंबर या फिर पोलिंग स्टेशन के जरिए जानकारी देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और जो लोग 2002 के बाद किसी दूसरे राज्य से दिल्ली में आए हैं या फिर अपने पुराने राज्य की 2002 की या 2003 या 5 की विशेष वोटर लिस्ट का विवरण उन्हें देना होगा अगर नाम उन्हें ऐड ऑन कराना है तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पेट्रोल डीजल और CNG के दाम आखिर आज क्या बने हुए हैं आपके शहर में, वो आपको बताते हैं। आज दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम 102 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर। दिल्ली में डीजल आपको मिलेगा 95 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से। CNG के दाम 83 रुपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। वहीं नोएडा गुरुग्राम के दाम की बात करें, नोएडा में पेट्रोल की कीमत है 102 रुपये 12 पैसे, डीजल 95 रुपये 56 पैसे, CNG 91 रुपये 70 पैसे। गुरुग्राम में 102 रुपये 97 पैसे पेट्रोल का दाम है, डीजल 95 रुपये 44 पैसा है, CNG 88 रुपये 12 पैसा प्रति किलोग्राम आपको मार्केट में CNG का प्राइस मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर के दाम के बारे में, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के दामों में लगातार फ्लक्चुएशन है। और जो गोल्ड के दाम है 1,44,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से हैं और चांदी की जो कीमतें हैं वो हैं 2,43,000 के हिसाब से। तो ये गोल्ड और सिल्वर के ताज़ा दाम इशू का देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बसंत, गोल्ड और सिल्वर के ये ताज़ा दाम है। अगर आप बाहर जाते हैं मार्केट में कि भाई आपको सोना और चांदी का क्या दाम रहने वाला है, किस क्या रेट में आपको मिलेगा, तो बसंत लोगों को इस प्राइस में सोने और चांदी के दाम मिल जाएंगे।